नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे रिकर्जन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिकर्जन की। एक्चुअली में रिकर्जन होता क्या है, तो लिख लेते हैं हम लोग रिकर्जन। रिकर्जन इन सी लैंग्वेज के अंदर रिकर्जन क्या होता है। रिकर्जन का मतलब होता है इफ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। जब एक फंक्शन, हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं, जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे, जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे, तो उसे हम रिकर्जन कहते हैं। ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, रिकर्जन। अब इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि रिकर्जन जो है वो एक्चुअली में है क्या। कि जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करने लग जाए तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, रिकर्जन। रिकर्जन जो होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को तो सभी प्रॉब्लम्स को तो दूर नहीं करता है, लेकिन कुछ सिमिलर जो सब टास्क होते हैं उनको रिमूव कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिकर्जन का इस्तेमाल सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए नहीं होता है। और कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ टास्क जैसे कि शॉर्टिंग हो गया, ठीक है, शॉर्ट करना हो गया, सर्च करना हो गया, सर्चिंग हो गया, ट्रैवर्सिंग हो गया, ट्रैवर्सल हो गया। शॉर्टिंग, सर्चिंग, ट्रैवर्सल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किया जा सकता है। प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किया जा सकता है। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो है इसमें सभी फंक्शंस को, सभी प्रॉब्लम्स को दूर नहीं किया जा सकता है। सिर्फ कुछ लिमिटेड है जिनको हम लोग दूर कर सकते हैं। एक जो एडवांटेज है इसका, हम लोग लिख लेते हैं, एक एडवांटेज है ओवर रिकर्सिव फंक्शन। जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं वो इटरेटिव कोड से, इटरेटिव कोड आप लोग जानते होंगे, इटरेटिव यानी इफ एल्स। तो हम लोग बोल देते हैं कि एडवांटेज है कि ये जो है रिकर्सिव कोड जो है, रिकर्सिव कोड छोटा होता है, छोटा छोटा होता है इटरेटिव कोड से। इटरेटिव कोड का मतलब होता है इफ एल्स, जो आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि इटरेटिव कोड से छोटा होता है, लेकिन समझने में हार्ड होता है, लेकिन समझने में हार्ड होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। कोड छोटा ज़रूर होगा, लेकिन ये हार्ड होगा आप लोगों के समझने में। रिकर्सिव जो फंक्शंस होते हैं वो ओवरहेड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं इटरेटिव कोड की तुलना में। तो ये एक दूसरा डिसएडवांटेज भी हो गया। यह ओवरहेड की समस्या पैदा करता है। मतलब ये है कि अगर हम लोग इफ एल्स में करें तो वो कोड जल्दी फास्ट रन हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग फंक्शंस के थ्रू करेंगे तो वो ओवरहेड की प्रॉब्लम जो है वो जनरेट करेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं उन्हें समझने में हार्डनेस फील होती है, और ओवरहेड की समस्या जो है वो आप लोगों को देते हैं। कुछ इटरेटिव जो फंक्शंस हैं उनके द्वारा जो है एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें रिकर्सिव फंक्शंस के, रिकर्सिव फंक्शन एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो हम लोग कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो दूर कर सकते हैं। एक तो आती है टावर ऑफ हेनोई, ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम। दूसरा आता है फेबोनिकी सीरीज,
फिबोनाची सीरीज, तीसरा आता है फैक्टोरियल। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, रिकर्सिव। तो रिकर्सिव की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई। जब एक फंक्शन जो है अपने आप को ही कॉल करने लग जाए तो उसे हम लोग रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। रिकर्जन का इस्तेमाल सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए नहीं होता, लेकिन कुछ टास्क होते हैं जैसे कि शॉर्टिंग, सर्चिंग, ट्रैवर्सल प्रॉब्लम, इनमें किया जा सकता है। एडवांटेज ये होता है कि रिकर्सिव कोड छोटा होता है इटरेटिव कोड से। इटरेटिव कोड का मतलब इफ एल्स हो गया। अब डिसएडवांटेज है कि लेकिन समझने में हार्ड होता है रिकर्सिव कोड, और ओवरहेड की समस्या भी पैदा करता है। रिकर्सिव फंक्शन एग्जांपल के लिए टावर ऑफ हेनोई हो गया, फिबोनाची सीरीज हो गया और फैक्टोरियल हो गया। ये सारे के सारे रिकर्सिव फंक्शंस हैं। अगर हम लोग रिकर्जन का एक एग्जांपल देखें तो हम लोग जरूर बताएंगे आप लोगों को रिकर्जन का, कि रिकर्जन जो है वो कैसे काम करता है, और एक पर्टिकुलर कंडीशंस भी होनी चाहिए रिकर्सिव फंक्शन के लिए। ठीक है। एक्चुअली में रिकर्सिव फंक्शन क्या काम करता है, हम लोग रिकर्सिव पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग रिकर्सिव फंक्शन को देखेंगे, उसके बाद में उसके बारे में हम लोग आप लोगों को बताएंगे भी। तो सबसे पहले हम लोग एक फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है उसे हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर। जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को डिक्लेरेशन जो है वो आप लोगों को देना होता है फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन से पहले। तो इंटीजर फैक्ट नाम से हम लोगों ने दे दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या पास कर दिया, इंट, कि इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, आप लोग दे सकते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखा इंट मेन इंट नंबर और फैक्टोरियल, दोनों इंटीजर टाइप फैक्टोरियल हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर नंबर। ठीक है, जिसका हम लोगों को जो है वो कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल। स्कैन एफ %d एम्परसेंड नंबर। ठीक है, फैक्टोरियल इक्वल्स टू। अब फैक्टोरियल में हम लोगों को क्या डालना है, फैक्ट। यहाँ पर हम लोगों को एक नंबर डालना है, इंटीजर टाइप का होना चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे डाला नंबर। ठीक है, और प्रिंट एफ कर दिया फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू %d, और यहाँ पर आ गया फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम लोग ये फंक्शन जो है जो यहाँ से कॉल हुआ है, इस लाइन से कॉल हुआ है फैक्ट नाम से, उसको हम लोग उसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। ये तो हो गया फंक्शन कॉल, और ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, और ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन। इंट n, तो ये जो नंबर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, ये पास बाय वैल्यू हो गया। इफ n इज डबल इक्वल्स टू 0 और n इज डबल इक्वल्स टू 1। अगर दोनों में सॉरी n अगर 0 होगा तो फैक्टोरियल 0 होता है, तो हम लोगों को ये नहीं लिखना था, तो हम लोगों ने लिखा इफ़ n इज डबल इक्वल्स टू 0 रिटर्न 0, एल्स इफ n इज डबल इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम लोग पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों की इच्छा हो तो। n इज डबल इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न 1, ओके, एल्स। अब हम लोगों को यहाँ पर करना होगा रिटर्न n मल्टीप्लाई बाई फैक्ट, सॉरी
फैक्ट, सेम फंक्शन का नाम फैक्ट, यहाँ पर n-1, ये फंक्शन क्लॉज। अब ये देखिए फंक्शन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब देखिए फैक्टोरियल में अगर n की वैल्यू 0 आ जाती है तो रिटर्न 0 हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 1 आ जाती है तो रिटर्न 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर कैलकुलेट होगा, ये फैक्ट जो है अपने आप को ही कॉल कर रहा है, देखिए यहाँ पर कॉलिंग जो है अपने आप को ही कॉल हो रही है, तो इसे हम लोग बोलेंगे रिकर्जन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? रिकर्जन। जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करने लग जाए तो हम लोग उसे बोलते हैं रिकर्जन। अब हम लोग इसको देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। तो हम लोग मेमोरी एलोकेशन देख लेते हैं इसका कि कैसे ये ट्रैवर्स होगा, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेशन ऑफ रिकर्जन इन स्टैक। एक्चुअली में स्टैक में होता है, स्टैक का मैं बता देता हूँ आप लोगों को एक बार के लिए। LIFO प्रॉपर्टी पर चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर, मतलब लास्ट में वैल्यू इंसर्ट होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देकर बता देता हूँ। ये स्टैक है आप लोगों का, यहाँ पर डिस्क है, ये भी डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, डिस्क है। सबसे पहले ये डिस्क अंदर गई थी, इंसर्ट हुई थी, लेकिन जब हम लोग इस पेंडल में से, इस पाइप में से अगर इन डिस्क को निकालेंगे तो ऊपर वाली सबसे आउट होगी। तो लास्ट इन पहले हुई और फर्स्ट जो है सबसे आउट होगी। LIFO प्रॉपर्टी पे चलता है ये, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ये LIFO प्रॉपर्टी है, यही हम लोग जो है इसमें करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग सपोज यहाँ पर क्या लेंगे, स्टैक के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो एक्चुअली में क्या काम कर रहा है, यहाँ पर फैक्ट को हम लोगों ने यहाँ पर नंबर n की जगह जो नंबर लिया था हम लोगों ने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने नंबर लिया है और वो स्कैनफ से लिया है। तो हम लोगों ने सपोज यहाँ पर कीबोर्ड से 5 एंटर किया कि 5 का जो फैक्टोरियल है वो हम लोगों को रिटर्न चाहिए। तो ये 5 जो है वो यहाँ पर n में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो n की जो वैल्यू है वो हो गई हमारी 5। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये क्या होता है, सबसे पहले जब n = 5 आया तो इसने चेक किया इफ़ n इज डबल इक्वल्स टू 0 के भी इक्वल नहीं है और n इज डबल इक्वल्स टू 1 के भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये एल्स कंडीशन में जाता है यहाँ पर, आई मीन टू से यहाँ पर, इस पर। तो यहाँ पर क्या बना, n इंटू फैक्ट n-1, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, जैसे कि ये एक स्टैक है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैन फंक्शन आया, उसके बाद में फैक्ट 5 आया, फैक्ट में 5 आ गया। उसके बाद में यहाँ पर आया n इंटू, ये वैल्यू है n इंटू फैक्ट n-1। तो यहाँ पर कितना आया, 5 मल्टीप्लाई बाई n-1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो यहाँ पर आ गया फैक्ट 4, ठीक है। उसके बाद में दोबारा गया, यानी कि फैक्ट में कितना गया, यहाँ पर n-1 हो गया 4, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर गया, ऊपर जाते ही दोबारा आया, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 4, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, 4, देखिए सॉरी n की वैल्यू है 5। दोबारा देखिए, यहाँ पर n इंटू यानी कि 5 मल्टीप्लाई फैक्ट 4। तो यहाँ पर ये 4 जो है ये दोबारा इसमें जाएगा, इसमें। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है कितनी हो गई, 4, सॉरी। तो यहाँ पर आ गया 4 मल्टीप्लाई फैक्ट n-1 यानी कि 3, ठीक है। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 मल्टीप्लाई फैक्ट n-1 यानी 2, ऊपर चला गया अब 2। तो यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई फैक्ट 2-1 यानी कि 1। अब अगर 1 आ गया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से 1 पास हो गया, 1 पास यहाँ से जो है वो 1 पास हो गया। 1 पास होते ही यहाँ पर आया 1 और 1 मिलते ही इसको हो गया रिटर्न 1, ठीक है। तो ये जो है ये वैल्यू जो है वो रिटर्न क्या कर देगी, 1। तो यहाँ आ गया 2 मल्टीप्लाई 1। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले ये आउट हो जाएगा, 2 इंटू 1 आउट हो गया क्योंकि इसने रिटर्न कर दिया 2 इंटू 1। अब बात आती है आप लोगों की कि ये जो है दोबारा से रिकर्सिव होगा, ठीक है।
2 इंटू 1 हो गया, तो ये तो हो गया 2। अब ये जो है 3 इंटू फैक्ट 2, ठीक है। फैक्ट 2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, दोबारा से जाएगी ऊपर n-1 में, यहाँ पर n-1 में आएगी, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 आया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू ये, इसमें दोबारा से इटरेट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू तो अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू फैक्ट हो गया, तो 2 इंटू यहाँ पर फैक्ट 1, यहाँ पर आया फैक्ट 1, तो इस फैक्ट 1 की जो वैल्यू है ये रिटर्न हो जाएगी 1, ठीक है। जैसे ही रिटर्न 1 हो गई, यहाँ पर देखिए रिटर्न जब n इक्वल्स टू 1 आ जाता है तो यहाँ पर रिटर्न 1 हो जाता है, तो 2 इंटू 1 हो गया। तो इसका तो रिजल्ट आप लोगों के पास आ गया, इसका तो रिजल्ट आप लोगों के पास क्या आ गया, ये सबसे पहले पॉप आउट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई इसका आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई इसका आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई इसका आ जाएगा 5, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि 2 इंटू 1 हो गया ना, 2 इंटू 1 आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, तो 2 इंटू 1 यानी 2, और 3 इंटू फिर 4 इंटू फिर 5 इंटू, और ये हो गया फैक्ट 5 का, तो 6 24 मल्टीप्लाई 5 120, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 120 आ जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग एक फिबोनाची सीरीज भी देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ सके कि फिबोनाची सीरीज का रिजल्ट जो है वो कैसे आता है, ताकि बेटर तरीके से आप लोगों को समझ में आ सके कि रिकर्जन जो है वो काम कैसे करता है। रिकर्जन जो है वो स्टैक से काम करता है, और ये उसका फंक्शन कॉल हो गया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले जो है वो फैक्ट 5 पास किया जाता है, तो फैक्ट 5 यहाँ पर आ गया। अब फैक्ट 5 के बाद में ये फंक्शन कॉल होता है, क्योंकि 5 जो है यहाँ पर आया, तो ना ही n जो है वो 0 के इक्वल है, ना ही 1 के इक्वल है, तो ये फंक्शन कॉल होता है। तो ये फंक्शन जो है 5 मल्टीप्लाई फैक्ट इंटू 4, तो ये जो है वो स्टैक में आ जाता है, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा अभी। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक सॉल्व प्रॉब्लम, 1 या 0 नहीं आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो ये स्टैक में आ गया, उसके बाद में दोबारा स्टैक में आ जाएगा, तीबारा स्टैक में आ जाएगा, चौबारा स्टैक में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 आया। अब फैक्ट 1 में वैल्यू आई n इक्वल्स टू 1, तो अब यहाँ से रिजोल्व होना स्टार्ट होगा। तो ये सबसे पहले पॉप आउट होगा 2, ठीक है। उसके बाद में जो फंक्शंस हैं वो सारे मल्टीप्लाई में हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू, क्योंकि ये इसी से ट्रेवर्स हो गई ये वैल्यू आई है, इसी से ट्रेवर्स हो गई ये वैल्यू आई है, इसी से ट्रेवर्स हो गई ये वैल्यू आई है। तो सबसे पहले पॉप आउट होगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये ऐसे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 120, ठीक है। और अगर आप लोगों को फिबोनाची सीरीज देखनी है, तो फिबोनाची सीरीज में आता है FIB फिब n-1 प्लस FIB फिब n-2, ये आती है वैल्यू, ठीक है। आप लोगों को पता ही है फिबोनाची सीरीज का, तो कि फिबोनाची जो सीरीज होती है वो कैसे आती है वैल्यू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिबोनाची सीरीज जो है वो मैं बता देता हूँ कि ऐसे होती है 0 1, अब 0 1 को जोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा 1, अब 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 2 1 को जोड़ेंगे 3 3 1 को 5 8 13 21, और ये हो जाएगा आप लोगों का 4 3 34, ये हो जाएगा आप लोगों का 5 और 5 55, ये हो जाएगा आप लोगों का 9 8, और ये हो जाएगा आप लोगों का 144, ओके। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अगर हम लोग 12 देंगे इसमें रिजल्ट, तो इसमें कितना आएगा आप लोगों का आंसर 144। अब हम लोग इसका ट्रेवर्सल जो है वो इसमें देख लेते हैं, रिकर्जन के अंदर रिकर्जन फंक्शन कैसे कॉल होता है। सबसे पहले ये दिया जाता है n-1, अगर 1 होता है रिटर्न में क्या दिया जाता है, रिटर्न अगर n की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाए 1 के, तो रिटर्न हो जाएगा 1, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने 12 दिया, ठीक है, आ गया 12, तो यहाँ पर आ जाएगा फिब 12, ठीक है। हम लोगों ने किसको कॉल कर दिया, फिब 12 को कॉल कर दिया।
तो सबसे पहले हम लोग स्टैक में डाल लेते हैं वैल्यू बहुत ज़्यादा स्टैक में डलेंगी तो हम लोग एक बार के लिए यहाँ पर रख लेते हैं मैन फंक्शन, और यहाँ पर आ गया fib 12 आ गया आप लोगों के पास। अब fib 12 जो है वो दोनों में डिवाइड होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो fib 12 को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा fib 12 - 1 यानी 11, ठीक है। और ये हो गया fib, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब फिर 11 जो है दोबारा से मल्टीप्लाई होगा, दो भागों में बटेगा, क्योंकि यहाँ पर दोबारा फिब में n की जो वैल्यू है वो कितनी बार गई, 2 बार जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 बार है। तो यहाँ पर आ जाएगा फिब, 1 माइनस होगा तो 10, और 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगी 9। अब यहाँ पर दोबारा से ये 10 जो है वो डिवाइड होगा दो भागों में फिब, इसमें वैल्यू आ जाएगी 9, इसमें आ जाएगी 8, ठीक है। ये दोबारा से डिवाइड होगा दो भागों में फिब, इसमें वैल्यू आ जाएगी 8, इसमें वैल्यू आ जाएगी 7। ये दो भागों में फिर से डिवाइड होगा, यहाँ पर आ जाएगी फिब 7, यहाँ पर आ जाएगी फिब 6। ये फिर से दो भागों में ये भी डिवाइड होंगे, फिर ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होंगे अगेन, ठीक है। याद रखना है इस बातों को, ठीक है। फिब यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा फिब 5, ऐसे ही करके ये भी डिवाइड होगा फिब, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा फिब 4, ये फिर से डिवाइड होगा फिब 4, एंड ये अगेन फिब 3, ये फिर से डिवाइड होगा फिब, ये 4 तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा फिब 2, ठीक है। तो फिब जब 2 आता है तो भी शायद जो फिबोनी की सीरीज़ होता है उसका रिजल्ट जो है वो 1 आता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं फिबोनी की सीरीज़ 1 2 1 आता है, ठीक है। 1 और 2 होने के बाद में भी इसका जो रिजल्ट है वो 1 ही आ जाता है, तो हम लोग 2 तक ही कैलकुलेट करते हैं। इसका जो रिजल्ट है इसको हम हटाते हैं, इसका रिजल्ट 1 आएगा। फिबोनी की 3 जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा फिब 2 एंड फिब 1 में, तो इसका रिजल्ट भी 1, इसका रिजल्ट भी 1 हो गया, 1 1, तो ये हो गया 2, तो इसका रिजल्ट आ गया 2 आ गया। तो इसका जो रिजल्ट है 4 का वो कितना आया, 2। ऐसे करके आप लोगों को जोड़ना है। ये भी डिवाइड होगा फिब 2 में और फिब 1 में, तो इसका भी रिजल्ट 1, इसका भी रिजल्ट 1, तो इसका यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट भी कितना आ गया, 2, ठीक है। अब फिर 5 का हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो फिर 5 का हो गया 2 और 2 4, यहाँ पर कितना आ गया 4। फिर 5 का हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके डायरेक्ट बता सकते हैं फिर 4, ठीक है। फिर 4 का कितना होगा, फिर 3 एंड 2। तो ऐसे कैलकुलेट करके आप लोगों को जोड़ते जाना है, और ये भी डिवाइड होगा, फिर अगेन डिवाइड हो जाएगा फिब में। तो ऐसे करके अगर आप लोग नंबर को जोड़ते जाएंगे तो आप लोगों का रिजल्ट जो है 12 नंबर्स का कितना आएगा, 144। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा कि रिकर्जन जो है वो कैसे काम करता है। जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करने लग जाता है तो हम लोग रिकर्जन कहते हैं, और स्टैक के थ्रू जो है मेमोरी एलोकेशंस होता है इसका भी, और ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। एडवांटेज ये है कि रिकर्सिव कोड छोटा होता है इटरेटिव कोड से, इफ एल्स से। डिसएडवांटेज ये है लेकिन समझने में हार्ड होता है, ये ओवरहेड की प्रॉब्लम भी पैदा करता है। एग्जाम्पल है टावर ऑफ एनोई, फिबोनाची की सीरीज और फैक्टोरियल प्रोग्राम हम लोग इससे कर सकते हैं। रिकर्सिव फंक्शन जो है डिवाइड होता है, टास्क सब टास्क में डिवाइड हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो कंडीशन है टर्मिनेशन कंडीशन इसमें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग नोट डाल दे देते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन में एक नोट डालना ज़रूरी है। रिकर्सिव फंक्शन में टर्मिनेशन कंडीशन का होना अति आवश्यक है।
यानी कि टर्मिनेशन कंडीशन कौन सी हो गई? टर्मिनेशन कंडीशन हो गई आप लोगों की ये वाली। ये टर्मिनेशन कंडीशन है कि अगर हम लोगों ने जो नंबर दिया उसकी वैल्यू हम लोगों को चेक करनी पड़ेगी कि अगर n=n-1 के नहीं है तो, ठीक है। और उसी टाइम जो है रिकर्सिव फंक्शन जो है वो स्टॉप होगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे कॉल होता है, कैसे कॉल नहीं होता है। तो ये था रिकर्जन, और आप लोग देख सकते हैं रिकर्जन में। और अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम आए रिकर्जन में, आप लोगों को पूरा जानना है कि फिबोनाची सीरीज़ कैसे होगी, तो मैं एक नया एग्जांपल देकर ज़रूर बताऊंगा कि कैसे मेमोरी एलोकेशन होता है रिकर्सिव फंक्शन में। तो आई थिंक आप लोगों को जो भी समझ में आया होगा उसमें आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। हाँ, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।